में फार्मूले पढ़े थे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और उनके हमने फार्मूलाज भी पढ़े थे कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। लेकिन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ने से पहले जो कल वाला हमने फार्मूला पढ़ा था, एक दो बातें उसके बारे में करेंगे और उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। देखिए बेटा, कल हमने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये पढ़ा था। ये पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन वगैरह हमने कल कर ली थी बेटा, और इसका फार्मूला हमने ये पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बेटा, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh बेटा। ये हमने फार्मूला पढ़ा था। देखिए बेटा, ये फार्मूला हमने जो ड्राइव किया था वो किया था वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, और अक्ष को इस तरह से ये रखा था। सपोज करें ये सरफेस ऑफ अर्थ है और एक बॉडी इस तरह से थी बेटा, जिसकी इनिशियल हाइट थी hi। ठीक है, ये इसकी थी इनिशियल हाइट hi। जब हम इसको इस तरह लेके गए थे बेटा ऊपर, तो ये इसकी बन गई थी फाइनल हाइट hf बेटा। ये इसकी थी फाइनल हाइट hf और ये इसकी थी हाइट h बेटा। इस फार्मूले को ड्राइव करते हुए हमने दो तीन चीजें जो है वो समझी थी कि इसके अंदर ये जो इस तरह से अगेंस्ट ग्रेविटी जो वर्क होता है, इस ये तब इस्तेमाल होता है जब दो पॉइंट्स के दरमियान सेपरेशन कम होती है और ग्रेविटी यूनिफॉर्म रहती है। दूसरी बात जो आज डिस्कस करेंगे इसमें ये है कि ये फार्मूला आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बताता है विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि इस फार्मूले को हमने ड्राइव किया था इस बुनियाद पे कि हमने बॉडी की हाइट ली थी सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर की तरफ। तो इस फार्मूले के अंदर ये भी याद रखिएगा कि ये फार्मूला जो mgh वाला है, ये आपको पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बताता, ये आपको पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बताता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट इतनी चेंज होगी। ये आपको किसी भी बॉडी की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं बताता। अब ये एब्सोल्यूट क्या होती है? एब्सोल्यूट का मकसद होता है किसी भी चीज के अंदर टोटल। फॉर एग्जांपल, जैसे टेम्परेचर होता है, अगर बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, इसका मकसद है कि बॉडी के टेम्परेचर और आइस के टेम्परेचर के दरमियान डिफरेंस जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो जब हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस पे मेयर करते हैं या हम फ़ारेनहाइट पे मेयर करते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हम टेम्परेचर का डिफरेंस मेयर कर रहे हैं, क्योंकि सेल्सियस हमेशा 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट से लेता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये डिफरेंस मेयर करते हैं। तो इसी तरह से ये फार्मूला आपको डिफरेंस मेयर करके देता है। अगर कोई बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पे होती है, तो सरफेस ऑफ अर्थ से जब हम सम हाइट पे ले जाते हैं ना, तो इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी के अंदर डिफरेंस आ जाता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती। ठीक है, तो इसलिए आप ये कहोगे
कि ये फार्मूला जो होता है ये डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बताता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की इतनी चेंज हो जाएगी। ये आपको टोटल वैल्यू नहीं बताता, क्योंकि ये सरफेस ऑफ अर्थ को हमने जीरो मान के लिया है, लेकिन एक्चुअली सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती। कोई भी बॉडी जब सरफेस ऑफ अर्थ पे होती है तो ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, लेकिन हम उसको जीरो मानते हैं, आर्बिटरी जीरो मानते हैं। जैसे आइस का टेम्परेचर हम 0 डिग्री मानते हैं, एक्चुअली तो आइस का टेम्परेचर जीरो नहीं होता, वो होता है 273, लेकिन हम इसको आर्बिटरी जीरो मानते हैं कि आइस का टेम्परेचर जो होता है उसको आर्बिटरली हम कहते हैं कि ये जीरो। बिल्कुल इसी तरह से जब हम कहते हैं कि सरफेस ऑफ अर्थ पे किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो एक्चुअली सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती, क्योंकि कोई भी बॉडी जब सरफेस ऑफ अर्थ पे होती है तो एक्चुअली वो 6400 किलोमीटर हाइट पे है फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। ऐसा नहीं होता कि सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ी हुई बॉडी की हाइट जीरो है। एक्चुअल हाइट जीरो कहाँ पे होती है? सेंटर ऑफ अर्थ पे हाइट जीरो होती है, लेकिन सरफेस ऑफ अर्थ के लिए हम आर्बिटरी जीरो लेवल लेते। तो ये बात याद रखिएगा कि जिस तरह से डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर जब मेयर करके देता है तो वो डिफरेंस मेयर करके देता है। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, इसका मकसद है कि उस बॉडी के और आइस के टेम्परेचर के दरमियान डिफरेंस 60 डिग्री का है। अगर आप कोई भी बॉडी है उसको आप आइस को अगर गर्म करते हैं, वो वाटर बन जाती है और वाटर के बाद उस वाटर का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसका मकसद है कि आपने आइस का टेम्परेचर 80 डिग्री बढ़ा दिया, डिफरेंस दे दिया। तो इसी तरह से ये जो फार्मूला होता है mgh वाला, ये फार्मूला हमने जब कैलकुलेट किया था तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की बुनियाद पे किया था, और हमने डिस्कस किया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स 2 क्लोज पॉइंट्स के लिए कांस्टेंट रहती है, 2 फार पॉइंट्स के लिए कांस्टेंट नहीं रहेगी। इसलिए ये फार्मूला जो होता है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बताता है, और दूसरा क्या बताता है? ये डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 किलोज पॉइंट्स के दरमियान बताता है। अगर कोई 2 किलोज पॉइंट है तो उनके दरमियान पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस अगर हमें मेयर करना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कितनी चेंज आई है, वो हम मेयर करते हैं इस फार्मूला से। तो आप कहोगे कि पोटेंशियल एनर्जी, ये जो फार्मूला होता है कि ये जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है P इज इक्वल टू mgh गिव्स मेयर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 किलोज पॉइंट्स इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ये जो होता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी mgh गिव्स मेयर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 किलोज पॉइंट्स इन ग्रेविटेशनल फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू surface of earth which is considered arbitrary zero level of पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, तो ये बात इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। ये फार्मूला सिर्फ 2 किलोज पॉइंट
के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस स्पेस ऑफ अर्थ से तो ये बॉडी ऊपर ही जाएगी, तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो डिफरेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सरफेस ऑफ अर्थ पे जीरो हम मानते हैं। अब सरफेस ऑफ अर्थ से जब कोई भी बॉडी ऊपर जाएगी तो जाहिर सी बात है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। इसलिए ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो होता है ये पॉजिटिव होता है। तो इस फार्मूले के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का ये जो mgh के आगे नेगेटिव साइन न लगने का मकसद होता है कि इसके अंदर रेफरेंस पॉइंट की चीज या सरफेस ऑफ अर्थ पे होगी या उससे अबोव जाएगी। बाकी ऐसे माइन खोदें या ये करें वो करें, ये कोई इसमें सेंस नहीं बनता इसका। तो सिंपल होता है कि सरफेस ऑफ अर्थ से कोई भी, इसलिए हम ये मानते हैं कि जब सरफेस ऑफ अर्थ से कोई भी होगी वो पॉजिटिव होगी, और ये फार्मूला देता ही पोटेंशियल एनर्जी की चेंज की वैल्यू देता है, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh is positive because is taken from surface of अर्थ। ठीक है, ये सरफेस ऑफ अर्थ की जो है वो हमने हाइट को सरफेस ऑफ अर्थ से लिया है, इसलिए सरफेस ऑफ अर्थ से कोई भी बॉडी ऊपर जाएगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, चेंज पॉजिटिव होगी, इसलिए ये फार्मूला जो होता है mgh का ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, अब ये हमने अभी आज इसको डिस्कस किया कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हमें मेयर करके देता है बिटवीन टू क्लोज पॉइंट्स। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी दो पॉइंट्स हो जो एक दूसरे के क्लोज न हो, बहुत एक दूसरे से दूर हो, जैसे किसी भी बॉडी को बहुत ज्यादा हाइट पे ले जाए, 100 किलोमीटर ऊपर ले जाए, तो ये फार्मूला वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि 100 किलोमीटर इतनी हाइट होती है कि उसके अंदर ग्रेविटी नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है, और जब ग्रेविटी नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है ना, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो जाता है। फिर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये नहीं इस्तेमाल हो सकता, क्योंकि ये फार्मूला जो हमने बेटा ड्राइव किया था, ये इस बुनियाद पे किया था कि ये जो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की बुनियाद पे ये फार्मूला हमने किया था। ये फार्मूला वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की बुनियाद पे किया था, और ग्रेविटी के खिलाफ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स तभी होता है जब दो पॉइंट्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं या सिमिलर हाइट्स होती है। मैंने पहले दिन लिख दिया था, पहले या दूसरे दिन, कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी दो क्लोज पॉइंट्स के दरमियान वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होता है। अगर दो ऐसी पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो वो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी वो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो जाता है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम ग्रेविटी के खिलाफ जाएं और ऐसी दो पॉइंट्स हम सिलेक्ट करें जिन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हाइट या जो है वो दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हो, जिनके दरमियान ग्रेविटी यूनिफॉर्म न रह सके, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम किस तरह से वर्क कैलकुलेट करेंगे और किस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो उस फार्मूले को डिस्कस करते हैं पहले, उसके बाद उसी से एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बनाते हैं। तो अब हम करते हैं बेटा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी
between two far between two far पॉइंट्स बेटा। ठीक है, दो दूर की पॉइंट्स के दरमियान बेटा। ठीक है, दो जो है वो फार पॉइंट्स के दरमियान बेटा हम वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी करते हैं बेटा। सपोज करें बेटा ये हमारे पास अर्थ है बेटा। ठीक है, और ये जो हमारे पास है बेटा ये अर्थ हो गई, और ये हमारे पास है बेटा सेंटर ऑफ अर्थ बेटा। ठीक है, अब एक पॉइंट एक बॉडी है बेटा वो यहां पे है। ठीक है, और इस पॉइंट को आप कह लें कि ये बॉडी किस पॉइंट पे है बेटा, ये बॉडी पॉइंट ए पे, और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है बेटा सेंटर ऑफ अर्थ से लेते हैं। पहले हम ले रहे थे सरफेस ऑफ अर्थ से, अब हम ले रहे हैं सेंटर ऑफ अर्थ से, और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको आप कह लें कि इस पॉइंट का डिस्टेंस आर ए है बेटा। इस पॉइंट का डिस्टेंस आर ए है बेटा। अब अगर इस बॉडी को यहां से बेटा इस बॉडी को यहां से ले जाते हैं ऊपर, और ये बहुत ज्यादा हाइट पे ले जाते हैं हम बेटा। ये हम लेके आए इस बॉडी को पॉइंट बी पे बेटा। इस बॉडी को हम पॉइंट बी पे लेके आए, और पॉइंट बी का जो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ है बेटा उसको आप कह लें कि ये सेंटर ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस है बेटा ये डिस्टेंस है आर बी बेटा। पॉइंट ए और बी के दरमियान बेटा बहुत ज्यादा हाइट का डिफरेंस है, और बहुत ज्यादा हाइट है मींस इन दो पॉइंट्स के दरमियान ग्रेविटी यूनिफॉर्म नहीं रही है। नजर कौन भेजे, कैमरा साइड नजर कौन भेजे, मिडिल में नजर अच्छी कंप्यूटर मिडिल में साइड नजर कौन भेजे। केडी कैमरा केडी है ना। तो देखिए बेटा इसकी जो पॉइंट की हाइट होती है, इस पॉइंट की हाइट जो होती है वो आर बी होती है, और ये दोनों बेटा पॉइंट्स जो होती है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। जब ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होती है पॉइंट्स, इसका मकसद है कि इन दोनों के दरमियान ग्रेविटी यूनिफॉर्म नहीं रही है। यहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा लग रही है और यहाँ पे ग्रेविटी जो है ये कम लग रही है। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान अगर हम कैलकुलेट करें बिटवीन ए एंड बी, तो ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स नहीं होगा, ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो जाए। तो अब हम ये करते हैं कि ये वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बिटवीन टू फार पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है बेटा हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को कैलकुलेट करना सीखा है। उसके अंदर हमने ये बात सीखी है कि अगर दो ऐसी पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान फोर्स एक जैसी नहीं रहती, और हम उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान वर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं, मींस हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पूरा डिस्प्लेसमेंट होता है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करेंगे, फिर हर छोटे हिस्से का वर्क कैलकुलेट करेंगे, और फिर सब वर्क जो होंगे उनको आपस में सम देंगे, तो हमें वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो जाएगा कैलकुलेट। तो अब हम करते हैं
दो पॉइंट्स के दरमियान। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि पूरे डिस्प्लेसमेंट को हम तकसीम करते हैं बिटवीन जो है वो स्मॉल पीसेस। सपोज करें हम पूरे डिस्प्लेसमेंट को बेटा इस तरह से स्मॉल स्मॉल पीसेस के अंदर तकसीम करते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ जब हम जा रहे हैं तो इनको हम स्मॉल पीसेस के अंदर तकसीम करते हैं। यहां से हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 इस तरह से बेटा। ये हो जाएगा एम बेटा, ठीक है, और ये हो जाएगा एन बेटा। मीन्स हमने पूरे डिस्प्लेसमेंट को एन हिस्सों में तकसीम कर दिया बेटा। अब इसका डिस्टेंस जो होता है बेटा, इसके डिस्टेंस को आप R1 कह सकते हैं, और इसके डिस्टेंस को बेटा आप R2 कह सकते हैं, ठीक है। इसके डिस्टेंस को आप इस तरह से R2 कहोगे बेटा, और इसके डिस्टेंस को आप इस तरह से बेटा R3 कहोगे, इस तरह से, और इसके डिस्टेंस को बेटा आप R M कहोगे बेटा इसको, इसके डिस्टेंस को आप RM कहोगे, और इसके डिस्टेंस को बेटा आप RN कहोगे। मीन्स हमने पूरे डिस्प्लेसमेंट को इन हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया, ये और इस तरह से ये आगे सिस्टम जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को कैलकुलेट करने का तरीका। अब अगर हम देखें बेटा, अब अगर हम देखें तो वर्क बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा वर्क फ्रॉम 1 to 2 प्लस वर्क हो जाएगा फ्रॉम 2 to 3 प्लस हो जाएगा वर्क फ्रॉम 3 to 4 प्लस हो जाएगा वर्क फ्रॉम एम टू एन, ठीक है। इन पार्ट्स में तकसीम कर दिया, इसको आप स्मॉल कर दे बेटा एन को, ठीक है। इस एन को आप स्मॉल लिख दे बेटा। ये एन है, ये एन स्मॉल हिस्सों के अंदर तकसीम करेंगे। अब देखिए बेटा, ये हो गई हमारी इक्वेशन ए। मीन्स अगर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान वर्क कैलकुलेट करना है तो हर पीस का वर्क अगर हम जो कैलकुलेट करेंगे वो अलग करेंगे। अब बेटा मैंने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के अंदर आपको ये बताया था कि जब आप इन पीसेस को पूरे डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल इंटरवल्स में तकसीम करते हैं तो उस इंटरवल की शुरुआत पे फोर्स अलग होती है, एंड पे फोर्स अलग होती है। जैसे यहाँ पे देख ले, अगर इस जगह पे देखेंगे तो ग्रेविटी अलग लगेगी, और इस पॉइंट 2 पे जब बॉडी आई है तो ग्रेविटी डिफरेंट होगी। बॉडी जब पॉइंट 2 पे है तो ग्रेविटी डिफरेंट होगी, पॉइंट 3 पे ग्रेविटी डिफरेंट होगी। ये बॉडी जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी तो हर पॉइंट पे ग्रेविटी जो होगी वो डिफरेंट होती जाएगी। इस पॉइंट के ऊपर, इसके ऊपर फोर्स अलग लगेगी, इस पॉइंट पे अलग लगेगी। इसका मकसद है अगर वर्क बिटवीन 1 and 2 कैलकुलेट करेंगे तो इसके 1 पॉइंट पे ग्रेविटी अलग है, 2 पॉइंट पे ग्रेविटी अलग है। और मैंने इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके आपको कहे थे। एक तरीका ये होता है कि जो इंटरवल की शुरुआत पे फोर्स होती है वही आप पुट कर दें। दूसरा तरीका ये होता है कि इंटरवल की शुरुआत पे और एंड पॉइंट पे इन दोनों का एवरेज निकालें। जितनी ग्रेविटी पॉइंट 1 पे लग रही है F1 और जितनी ग्रेविटी पॉइंट 2 पे लग रही है F2, इन दोनों का एवरेज निकालें। तो दो तरीके मैंने आपको बताए थे
कि या तो इंटरवल की शुरुआत पे जितनी फोर्स लग रही है उसी को ले ले, या तो इंटरवल के शुरुआत वाली फोर्स और इस इंटरवल के एंड पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है उसका एवरेज निकाल ले। मैंने दो तरीके आपको बताए थे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को कैलकुलेट करने के। अब अगर हम देखते हैं बेटा मैं एक अलग कलर में लिख देता हूं कि इस पॉइंट पे फोर्स लग रही है F1, इस पॉइंट पे फोर्स F2 लग रही है, इस पे F3 लग रही है, और इस तरह से इसके ऊपर बेटा फोर्स Fm लग रही है और यहाँ पे फोर्स Fn लग रही है, क्योंकि हर पॉइंट पे फोर्स अलग लगेगी। इस पॉइंट पे अलग है, इस पॉइंट पे अलग है। अब आप करेंगे बेटा वर्क बिटवीन 1 to 2 इज इक्वल टू फोर्स एवरेज। अब मैं फोर्स एवरेज का करता हूं और ये हो जाएगा डेल्टा x1, ये डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड बेटा पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस होता है डेल्टा। एक बार दे आप इक्वेशन 1। अब यहाँ पे बेटा एवरेज फोर्स किसके दरमियान होगी? जो फोर्स इस पॉइंट पे लग रही है और इस पॉइंट, इन दोनों के दरमियान एवरेज फोर्स मींस बेटा फोर्स एवरेज जो हो जाएगी इज इक्वल टू F1 प्लस F2 अपॉन 2 हो जाएगी बेटा। इसको कर दे आप इक्वेशन, या इसको आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा, ठीक है। और दूसरी बात कि इसके अंदर डेल्टा x1 जो हो जाता है बेटा ये हो जाएगा इज इक्वल टू R2 माइनस R1। आपके बुक के अंदर इसको डेल्टा R कहा गया है, आप भले डेल्टा R कहते कोई मसला नहीं है। डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R से शो करें या डेल्टा x से शो करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपकी मर्जी है। मैंने डेल्टा x से शो कर दिया है, आप डेल्टा R से कर दे कोई मसला नहीं। अब ये बेटा फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दो बॉडीज है बेटा, यहाँ पे इस बॉडी का मास आप ले ले बेटा कि मास ऑफ अर्थ को आप एम ले लें और इस बॉडी के मास को आप एम ले लें बेटा। अब इनके दरमियान जो फोर्स लगती है बेटा, जाहिर है ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इनके दरमियान जो फोर्स होगी इज इक्वल टू Gm अपॉन R1 स्क्वायर होगी, क्योंकि बेटा पॉइंट 1 पे डिस्टेंस क्या होता है बेटा R1 होता है, और फोर्स जो बेटा F2 होगी ये हो जाएगी Gm अपॉन R2 स्क्वायर हो जाएगी बेटा, ठीक है। अब अगर आप फोर्स एवरेज निकालोगे बेटा तो फोर्स एवरेज इस तरह से आ जाएगी बेटा, आप F1 प्लस F2 करोगे Gm अपॉन R1 स्क्वायर बेटा प्लस हो जाएगा बेटा Gm अपॉन हो जाएगा बेटा R2 स्क्वायर बेटा, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 बेटा। इस तरह से कर लेंगे। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटा इज इक्वल टू Gm अपॉन R1 स्क्वायर प्लस Gm अपॉन R2 स्क्वायर बेटा, और आप इसको डिवाइडेड बाय 2 भी कर सकते हैं। इसको बेटा आप आगे ले जा सकते हैं बेटा Gm कॉमन बेटा 1 अपॉन R1 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन प्लस है बेटा, ठीक है, प्लस हो जाएगा बेटा 1 अपॉन R2 स्क्वायर बेटा, और अपॉन 2 आप लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि बेटा ये तो आगे कॉमन, ये डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन बन जाएगी, तो ये डिवीजन जो है मल्टीप्लिकेशन के अंदर होके बेटा उल्टा होके इस तरह से आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 2 होगी, तो ये कॉमन आ गया बेटा। तो फोर्स हमारे पास एवरेज कितनी आ गई बेटा इज इक्वल टू Gm अपॉन 2 बेटा, और यहाँ पे बेटा
आप इसकी एलसीएम ले सकते हैं बेटा। R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर दोनों की लोगे बेटा एलसीएम प्लस R1 स्क्वायर, इस तरह से आप इसको लिख प्लस बेटा, क्योंकि ये एक्स की जगह पे आप डेल्टा आर कर दे बेटा, क्योंकि फिर जो होता है फिर ये हमारे पास जो होगा, एक यहाँ पे मैंने लिखा है और दूसरा बेटा इनको डेल्टा आर कर दे, क्योंकि फिर वहां पे कैलकुलेशन के अंदर आपको लिखना मसला होगा। जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से बेटा आप लिख लें इसको। ये डेल्टा R2 होगा और ये डेल्टा R3 होगा, ठीक है बेटा। और ये जो विड्थ हम लेते हैं तो ये सब इक्वल लेते हैं बेटा, ये हो जाएगा डेल्टा R, और आपको पता है बेटा कि डेल्टा R1 इज इक्वल टू डेल्टा R2 इज इक्वल टू डेल्टा R3 इज इक्वल टू बेटा डेल्टा R इक्वल टू कॉमन डेल्टा R कर दें, क्योंकि सब इंटरवल्स की विड्थ जो हमें रखनी होती है बेटा वो इक्वल रखनी होती है, ठीक है। अब आप इस तरह से कर लोगे बेटा, यहां से अगर आप यहां से करें बेटा तो यहां से आप कर सकते हैं R2 इज इक्वल टू ये R1 प्लस डेल्टा R हो जाएगा, ये हो जाएगी बेटा आपकी इक्वेशन 2 बेटा। यहां से R2 की वैल्यू आ जाएगी R1 प्लस डेल्टा R, यहाँ पे रख दे बेटा, ये हो जाएगा G/2 बेटा। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, R2 की जगह पे R1 प्लस डेल्टा R होल स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर अपान हो जाएगा बेटा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। अब आप करें बेटा फोर्स एवरेज, फोर्स एवरेज हो जाएगा बेटा G/2 बेटा। आपको पता है बेटा कि ये हो जाएगा A प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से R1 स्क्वायर प्लस R प्लस डेल्टा R स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर अपान हो जाएगा बेटा हमारे पास R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं बेटा, इज इक्वल टू G/2 बेटा। इस तरह से बेटा R1 ये आप कर सकते हैं 2R1 स्क्वायर प्लस 2R1 डेल्टा R आप कर सकते हैं बेटा, ठीक है। और यहाँ पे बेटा आप इसको नजरअंदाज करेंगे, इसको डेल्टा R स्क्वायर को, क्योंकि बेटा हम जो डिस्टेंस लेते हैं वो स्मॉल लेते हैं, और जो चीज स्मॉल होती है उसका स्क्वायर और स्मॉल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर जो होता है बेटा वो 10 और मीटर -4 और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम इंटरवल लेते हैं ना बेटा वेरी स्मॉल इंटरवल लेते हैं, इसलिए इनके हायर जो पार्ट्स होते हैं जैसे स्क्वायर होता है, जैसे क्यूब होता है, उनको हम क्या कर देते हैं बेटा, उनको हम कर देते हैं जो है वो नजरअंदाज कर देते हैं बेटा, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से करोगे बेटा, अपान हो जाएगा आपके पास बेटा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, और यहाँ पे आप लिख दोगे कि निग्लेक्टिंग हायर पावर्स ऑफ डेल्टा R। बेटा हायर पावर जो होता है स्क्वायर को हमने नजरअंदाज कर, ये इसकी इक्वेशन आगे क्या हो जाएगी बेटा, इसकी इक्वेशन हो जाएगी
जाएगी फोर्स एवरेज इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन 2 बेटा, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा, ठीक है। आप देख ले बेटा, यहाँ पे आप देख ले बेटा कि 2 और R1 दोनों क्या आ रहे हैं बेटा, कॉमन आ रहे हैं। इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर R1 स्क्वायर है और इसके अंदर R1 है बेटा, कॉमन लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं, और कॉमन क्या लेते हैं बेटा, 2R1 कॉमन लेते हैं, बाकी बचेगा R1 प्लस डेल्टा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो फोर्स एवरेज कितनी आ जाएगी बेटा, फोर्स एवरेज आ जाएगी 2 जाएगा 2 में बेटा, R1 जाएगा R1 में, तो बाकी बचेगा बेटा GMM, ठीक है। हमारे पास बचा बेटा R1 प्लस डेल्टा अपन होगा R1 R2 होल स्क्वायर, इस तरह से आगे। अब अगर आप फिगर को देखते हैं बेटा, यहाँ पे अगर आप फिगर को देखते हैं तो R1 यहां से आप कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे आप देख लें कि ये जो हमारे पास हो जाता है R2 इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा। ये बेटा R1 प्लस डेल्टा R किसके बराबर है बेटा, ये है R2 के बराबर बेटा। तो आप इसको कर सकते हैं कि फोर्स एवरेज इज इक्वल टू जी एम एम, ये आप कर लोगे बेटा R2 अपॉन R1 इंटू R2 स्क्वायर बेटा, R2 गया R2 में बेटा इज इक्वल टू हो जाएगा जी एम एम अपॉन R1 R2। ये आ गई आपके पास फोर्स एवरेज बिटवीन 1 एंड 2 इज इक्वल टू R1 R2, ये आ जाएगी इक्वेशन 3 बेटा। ये हमने सिर्फ फोर्स एवरेज निकाली है कि ये जो हमारे पास 2 पॉइंट्स है बेटा, ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है वर्क का फार्मूला, कि वर्क जो होता है वर्क का फार्मूला हम करेंगे कि वर्क जो होता है बेटा, ठीक है, इसको अब कैसे कैलकुलेट किया जाएगा बेटा, वर्क को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, क्योंकि हमने तो अभी सिर्फ किसकी वैल्यू निकाली है बेटा, फोर्स एवरेज की वैल्यू निकाली। अब आप कर ले बेटा, पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 बेटा, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करें तो वर्क बिटवीन 1 एंड 2 इज इक्वल टू बेटा फोर्स एवरेज जी एम एम अपॉन R1 R2 बेटा, ठीक है, इस तरह से। और ये हो जाएगा आपके पास बेटा डेल्टा R बेटा, ठीक है। ये आ गया आपके पास वर्क फ्रॉम 1 to 2, इसको आप लिख सकते हैं बेटा वर्क फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू जी एम एम। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि डेल्टा R अपॉन R1 R2 बेटा। आपको पता है बेटा कि ये हो जाएगा बेटा, आप इसको इस तरह लिख दें, आपको पता है बेटा डेल्टा R होता है बेटा R2 माइनस R1 बेटा, डेल्टा R इसके बराबर होता है, इसी को आप लिख सकते हैं बेटा GMM। ये हो जाएगा बेटा, आप इसको कर सकते हैं R2 अपॉन R1 R2 माइनस आप कर सकते हैं बेटा R1 अपॉन R1 R2, एलसीएम का प्रोसेस कर सकते हैं बेटा। अगर ऊपर दोनों प्लस माइनस में, उनके नीचे सेम चीज आप लिख सकते हैं बेटा, जब एलसीएम ये सेम होगी तो जवाब ये आ जाएगा बेटा R2 में ये चला गया, तो वर्क फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू
जी एम एम 1/r 1 आ गया। तो ये आ गया बिटवीन 2 पॉइंट्स, वर्क फ्रॉम 1 to 2 बेटा। इसके अंदर आता है वर्क फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। इसी तरह से सेम तरीके से वर्क फ्रॉम 2 to 3 कैलकुलेट करोगे, तो वर्क फ्रॉम 2 to 3 अगर कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा GMM 1/r2 माइनस 1/r3 बेटा। इसी तरह से अगर वर्क आ जाएगा GMM 1/r3 माइनस 1/r4। इसी तरह से बेटा सेम तरीके से बेटा अगर आप कैलकुलेट करोगे वर्क फ्रॉम M to N बेटा, तो ये आ जाएगा GMM 1/RM माइनस 1/RN, ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये वर्क के फार्मूले आ गए। अब टोटल वर्क करें कि टोटल वर्क कितना होगा बेटा। टोटल वर्क किसमें दिया गया है बेटा, इक्वेशन ए के अंदर दिया हुआ है बेटा। तो आप करोगे कि फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए बेटा, इक्वेशन ए से जो वर्क आएगा तो ये आ जाएगा बेटा वर्क फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम 1 to 2, वर्क फ्रॉम 2 to 3, 3 to 4, ये हो जाएगा M to N बेटा। ठीक है, अब आप वैल्यू लिखे बेटा, A to B इज इक्वल टू बेटा GMM 1/r1 1/r2 प्लस GMM 1/r2 माइनस 1/r3 बेटा, प्लस GMM 1/r3 माइनस 1/r4 प्लस अप टू GMM 1/RM माइनस 1/RM। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब आपके पास वर्क फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू बेटा GMM कॉमन, बाकी बचेगा 1/r1 1/r2 1/r2 माइनस 1/r3 प्लस 1/r3 माइनस 1/r4। ठीक है, 1/r4 प्लस अप टू 1/, इस तरह से आ जाएगा बेटा 1/RM प्लस 1/RM माइनस 1/RN, इस तरह आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये बेटा आपके पास R2 है, सब के इस तरह कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट के पेयर नहीं बचेंगे, बाकी सब के पेयर आ जाएंगे, एक प्लस में आ जाएगा एक माइनस में। तो वर्क फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू GMM 1/r1 माइनस 1/RN। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वर्क फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू GMM 1/RA माइनस 1/RB। ये आपका आ गया फार्मूला बिटवीन टू फार पॉइंट्स इन ग्रेविटेशनल फील्ड। दो फार पॉइंट्स के दरमियान जो वर्क कैलकुलेट करोगे वो इस फार्मूले से आप कैलकुलेट करोगे। वर्क डन बिटवीन टू क्लोज पॉइंट्स जो करते हो वो माइनस mgh होता है, और जो वर्क ये होता है ये बिटवीन टू फार पॉइंट्स होता है बेटा। ठीक है,
तो ये हो गया आपके पास वर्क डन बिटवीन टू फार पॉइंट्स जो है वो आप इस तरह से कर सकते हैं बेटा कैलकुलेट। इस फार्मूले को आप एमसीक्यूज के लिए शॉर्ट कर सकते हैं बेटा। इस फार्मूले को आप इस तरह से शॉर्ट कर सकते हैं बेटा। वर्क फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर इनटू रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर इनटू एम। इस तरह आप कर सकते हैं बेटा, क्योंकि ये आपको पता है आर स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ है बेटा। ये रेडियस ऑफ अर्थ है और ये मास ऑफ अर्थ है बेटा। क्योंकि कैपिटल एम किसको जाहिर करता है? मास ऑफ अर्थ को। इनटू 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी बेटा। आपको पता है बेटा जी एम अपॉन आर ई ये स्मॉल जी के बराबर होता है, इज इक्वल टू ये पूरा टर्म जी एम इंटू आर ई स्क्वायर 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी। इस तरह भी आप इसको फार्मूले को लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बेटा कि स्मॉल जी की वैल्यू होती है जी एम ई 6 चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इस फार्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ जी, इनकी वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट है, और मास को इस तरह रखोगे तो आपको कैलकुलेशन मिल जाएगी। ये वर्क जो होता है बिटवीन टू पावर पॉइंट्स होता है इन ग्रेविटेशनल फील्ड बेटा। अब इसको आगे करते हैं बेटा। ठीक है, ये तो हुआ वर्क। अब हम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू फार पॉइंट्स बेटा। बेटा क्लोज पॉइंट्स के दरमियान तो आज हमने पढ़ लिया कि क्लोज पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ये बेटा, दो क्लोज पॉइंट्स हैं उनके दरमियान पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ये बेटा। आप इसको भले इस तरह से लिख लें, बिटवीन टू क्लोज पॉइंट्स, मसला नहीं है। टू क्लोज पॉइंट्स का ये होता है बेटा। आप इसको इस तरह से चेंज में लिख सकते हैं, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बेटा लिख सकते हैं। अब आप इसको इस तरह से कर सकते हैं बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसकी चेंज बिटवीन टू फार पॉइंट्स कितनी होती है, क्योंकि आपको पता है बेटा ये इस तरह से जब आप यहां से यहां तक जाओगे तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की चेंज आएगी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी की चेंज कितनी होती है बेटा? ये पोटेंशियल एनर्जी की हम चेंज करते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी की चेंज कितनी होती है बेटा। चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन ए एंड बी। आपको पता है चेंज जो होती है वो नेगेटिव ऑफ वर्क बिटवीन ए एंड बी होती है, क्योंकि चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बेटा वो नेगेटिव ऑफ वर्क होती है। यहां से होता है ना बेटा, वर्क होता है माइनस mgh, तो mgh क्या हो जाएगा बेटा? माइनस ऑफ वर्क होता है। पोटेंशियल एनर्जी की जो चेंज होती है ना, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क होती है। ठीक है, उसी बुनियाद पे मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं बेटा कि ये हो जाएगा आपके पास बेटा चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू नेगेटिव बेटा वर्क हो जाता है इस तरह से बेटा। ये हो जाएगा बेटा जी एम एम 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी बेटा। ठीक है, तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू फार पॉइंट्स बेटा ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा इस तरह से जी एम एम
1/RA, क्योंकि ये नेगेटिव होगी बेटा प्लस से होगी, माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1/RB बेटा, इस तरह से। ठीक है, ये हो जाएगा चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू फार पॉइंट्स। ये आ गया आपके पास फार्मूला 1/RB माइनस 1/RA। ये आ गया चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू फार पॉइंट्स बेटा। ये दो फार पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी के चेंज का फार्मूला आ गया बेटा। ठीक है, इस फार्मूले को भी सेम उसी तरह से आप लिख सकते हैं कि चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू mg रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर अपॉन RB माइनस 1/RA। फर्क ये है कि वर्क और इसमें फर्क सिर्फ थोड़ा सा है बेटा। और क्या फर्क है बेटा? फर्क ये होता है कि उसके अंदर RA आगे है और RB पीछे, इसके अंदर RB आगे है और RA पीछे। इसको याद इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा, फार्मूला कर लेते हैं, डिस्कशन कल करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज हमने डेरिवेशन कर ली है तो सिंपली मैं फार्मूला उसका लिख देता हूं, आगे जो उसकी डिस्कशन है वो कल करेंगे बेटा। ठीक है, अब करते हैं बेटा फार्मूला एब्सोल्यूट का मकसद है टोटल बेटा। यहां तक हमने जो भी पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले दो पढ़े, एक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये पढ़ा है और एक फर्स्ट पेज पे जो मैंने लिखा था mgh। दोनों फार्मूलाज में फर्क क्या है कि mgh स्मॉलर हाइट्स के लिए, स्मॉलर हाइट के जो है वो दरमियान पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी देखिए, एब्सोल्यूट, जैसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों आपको डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर देते हैं। केल्विन आपको क्या देता है? केल्विन आपको एब्सोल्यूट बताता है, और एब्सोल्यूट हमेशा वहां से मेजर की जाती है जहां पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी होती है। और याद रखिएगा कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहां पे होती है? जीरो पोटेंशियल एनर्जी बेटा इन्फिनिटी पे होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो जीरो इन्फिनिटी पे होती है। अब ये ग्रेविटी तो सेंटर ऑफ अर्थ पे भी जीरो होती है, लेकिन वो नेट होती है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, इसलिए ये फार्मूला कल करें, क्योंकि इसके अंदर आपको रीजन एक बताना पड़ेगा कि जमीन के अंदर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो सेंटर ऑफ अर्थ पे भी जीरो होती है, लेकिन सेंटर ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती। इसके लिए आपको एक रीजन पढ़ना पड़ेगा। तो आज आप लोग थक गए होंगे, इंशाल्लाह कल इसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा एब्सोल्यूट को इंशाल्लाह कल पढ़ते हैं। ठीक है, अब कल डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, यूएसबी दे। इसके अंदर एक ऐसा रीजन आएगा बेटा जो आगे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने में काम आएगा। बंद करिए। ठीक है, बहुत चले पढ़ाई। ये आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी इसकी एक चीज काम आएगी, इसलिए कल इंशाल्लाह इसको डिटेल में लेंगे। अभी होगा तो भी आप एक तो थके हुए हो। हाँ,